और अब बात करेंगे 2 बजे की 5 बड़ी खबरों की, जहां पहली खबर केजरीवाल से जुड़ी है। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी विधायकों के साथ बैठक की और उसके बाद प्रेस वार्ता को संबोधित केजरीवाल ने किया। दूसरी खबर, कल 10 राज्यों की 96 सीटों पर होने वाली वोटिंग की है। देश में 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान होना है। और तीसरी खबर आपको बताएंगे, बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी के तूफानी प्रचार से जुड़ी है, जहां पीएम मोदी ने बैरकपुर में जनसभा की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। वहीं चौथी खबर आपको मुंबई से उद्धव ठाकरे की बताएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, बीजेपी सभी भ्रष्ट लोगों को वैक्यूम क्लीनर है, यानी भ्रष्टाचारियों का वैक्यूम क्लीनर है। वहीं पांचवी और आखिरी खबर आपको सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बताएंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी को माफिया मुक्त प्रदेश घोषित करेंगे। उसको लेकर लगातार यूपी सरकार काम कर रही है। तो ये 5 बड़ी खबरें दोपहर 2 बजे की हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अब खबरों को विस्तार से जानते हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से निकलने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ पहली बैठक करी है और इसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करके दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार गिराना चाहती थी, लेकिन उनका प्लान फेल हो गया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी और मजबूत हुई है। ना तो बीजेपी हमारी सरकार गिरा पाई, ना ही हमारे विधायकों को तोड़ पाई। बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार में सेंध नहीं लगा सकी। उनका पूरा प्लान उल्टा पड़ गया है। पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव उनके खिलाफ चला गया। सीएम ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने आपको लालच और धमकी देकर तोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन आप डटे रहे। मैं 21 दिन के लिए बाहर आया हूं, 2 जून को फिर वापस जाना है। उसके बाद आम आदमी पार्टी सबको पार्टी को नियंत्रण में रखना है, आप सभी को सब पार्टी को नियंत्रण में रखना है और अब सिर्फ आम आदमी पार्टी ही इस देश को भविष्य दे सकती है। तमाम बातें केजरीवाल ने कही हैं और साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। तनु, अरविंद केजरीवाल लगातार अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अपने विधायकों के साथ बैठक की है। तमाम बातें उन्होंने की हैं कि आपको पूरे तोड़ने की कोशिश करी गई, आप नहीं टूटे और मैं 21 दिन के लिए बाहर आया हूं, उसके बाद आप ही को पार्टी संभाल ली है। तमाम बातें करते नजर आए हैं और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, उनकी बातों के क्या कुछ सियासी मायने आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और उसके बाद से ही वो एक्टिव मोड में जो है नजर आ रहे हैं और 2.0 वर्जन इस बार अरविंद केजरीवाल का देखने को मिल रहा है और लगातार भाजपा पर वो हमलावर हो रहे हैं। जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वो जनसभा थी, जिस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी थी और उसके बाद उन्होंने रोड शो भी किया और आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो विधायक है उनके साथ मीटिंग भी की है और उन्होंने ये बात कही है कि भाजपा मुझे गिरफ्तार करके दिल्ली और पंजाब में सरकार गिराना चाहती थी, लेकिन उनका जो प्लान है वो फेल हो गया और ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमें तो इसका एक फायदा ये मिला कि हम लोग और ज्यादा मजबूत हो गए और भाजपा जो है वो आप सरकार में सेंध जो है वो नहीं लगा पाई और उनका पूरा प्लान उल्टा पड़ गया और पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव जो था उनके खिलाफ चला गया। उसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो जिस तरीके से ऋषभ हम देख रहे हैं कि मोदी की गारंटी अब केजरीवाल की गारंटी की उन्होंने बात कही है और 10 गारंटी आज उन्होंने दी, जिसमें मुफ्त बिजली का उन्होंने जिक्र किया कि पूरे देश में वो 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। शिक्षा पर उन्होंने फोकस किया कि हर गांव में और हर मोहल्ले में जो सरकारी स्कूल है वो बनवाए जाएंगे। स्वास्थ्य का उन्होंने जिक्र किया कि हर गांव में और मोहल्ले में स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। वहीं उन्होंने राष्ट्र की बात करी कि राष्ट्र को सर्वोपरि रखेंगे। चीन ने जो अवैध तरीके से कब्जा किया है उसके लिए भी वो आवाज उठाएंगे और उन्होंने देश के जवानों के लिए बात करी कि अग्निवीर योजना है उसको बंद करके जो सैन्य भर्तियां हैं पुरानी सक्रिय वो उनको किया जाएगा। देश के किसानों के लिए उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सभी फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उन्हें फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। प्रजातंत्र की उन्होंने बात करी, बेरोजगारी भ्रष्टाचार की बात करी और व्यापारियों की भी बात करी। उन्होंने कहा कि जीएसटी का आतंक जो है वो खत्म किया जाएगा। साथ ही ऋषभ उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बड़ी बात ये भी कही कि जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 75 साल के जो है वो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे और उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री कौन होगा।
तो उसके बाद जो प्रतिक्रिया है भाजपा की तरफ से वो भी सामने आई। तो उन्होंने आज ये भी निशाना साधा कि योगी आदित्यनाथ के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला। कल मैंने ये बात कही कि योगी आदित्यनाथ का भी जो सुपड़ा है वो साफ कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया। तो इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो आप समझ जाइए कि क्या खेल होने वाला है। और जो मोदी की गारंटी है वो जुमला है, लेकिन केजरीवाल की जो गारंटी है वो आपको जमीनी स्तर पर दिखाई देगी। और जिस तरीके से हम जनसभाएं देख रहे हैं, रोड शो देख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं रणनीति पूरी चेंज हो गई है आम आदमी पार्टी की। और एक जन सैलाब दिल्ली के अंदर इन 2 दिनों में देखने को मिल रहा है और भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ऋषभ निश्चित तौर पर तमाम बातों का तनु केजरीवाल ने जिक्र किया है और देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहां से एक भूमिका नजर आती है कि इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं बातों को लेकर आगामी चुनाव प्रचार भी उनका देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां देश में 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान होना है। और लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों, बिहार की 40 में से 5 सीटों, झारखंड की 14 में से 4 सीटों, मध्य प्रदेश की 29 में से 8 सीटों और महाराष्ट्र की 48 में से 11 सीट के लिए मतदान किया जाएगा। इसके अलावा ओडिशा की 21 में से 4 सीटें हैं, तेलंगाना की 17 सीटों पर मतदान होगा, उत्तर प्रदेश की 80 में से 13 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 42 में से 8 सीटों पर मतदान होगा, जम्मू कश्मीर की 5 में से 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। और इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, बीजेपी की पंकजा मुंडे, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आंध्र प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला चुनाव मैदान में हैं। तो काफी महत्वपूर्ण कल का दिन और इसको लेकर तमाम तैयारियां निर्वाचन आयोग ने भी कर रखी हैं। कुल मिलाकर 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 96 सीटों पर वोटिंग होनी है और उस काफी महत्वपूर्ण चरण देखने को मिल रहा है। कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में हैं, तो तमाम तरीके से मुद्दों को लेकर भी सियासत गरमाई और अब देखना महत्वपूर्ण होगा यहां की जनता ईवीएम में किसकी किस्मत किसके दांव पर कैद करती है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, अनिरुद्ध सोनोने भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से कल का दिन महत्वपूर्ण है, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, 96 सीटों पर लोकसभा चुनाव मतदान होगा और क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं और मध्य प्रदेश में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? देखिए, कल यानी 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पे लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में वोटिंग होगी और जिन राज्यों में वोटिंग होगी वहां यानी 10 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लिया जाए तो 1700 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं और इन सभी राज्यों में मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पीछे। और देखा जाए तो कल जिन राज्यों में चुनाव होंगे उनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पे चुनाव होंगे, इसके अलावा तेलंगाना की सभी 17 सीटों पे चुनाव होंगे। यानी देखा जाए तो इन दोनों दक्षिण के राज्यों में जहां पे राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा प्रचार में जोर लगा रखा था, वहां की 40 से ज्यादा सीटों पे कल चुनाव होंगे। और जहां तक बात करें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पे चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में 11 सीटों पे चुनाव होंगे, बंगाल और मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीट पे चुनाव होंगे। और इसके अलावा देखा जाए तो बिहार की 5 सीटों पे और झारखंड और ओडिशा की 4 सीटों पे कल लोकसभा का चुनाव संपन्न होगा। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां भी 1 लोकसभा सीट पे चुनाव होगा। और इन सभी चुनाव के लिए पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल रखा था। लेकिन 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संरक्षक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जमानत मिलने के बाद उन्होंने भी दिल्ली में धुआंधार प्रचार और रोड शो करना शुरू कर दिया है। हालांकि दिल्ली में चुनाव नहीं है कल 13 मई की वोटिंग को, तो देखा जाए तो कल की वोटिंग 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगी, जो काफी महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है और 18 राज्यों में कल चुनाव समाप्त हो जाएगा और 543 सीटों में से जो कुल लोकसभा की देश भर में सीटें, आधी से ज्यादा सीटों पे कल चुनाव संपन्न हो जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में भी बहुत दिलचस्प स्थिति इस बार देखने को मिल रही है, क्योंकि आखिरी चरण मध्य प्रदेश में है और यहां पर सभी 29 सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएगा। क्या कुछ मुकाबला इन सीटों पर जो आगामी चरण की सीटें हैं देखने को मिलेगा और क्या कुछ तैयारी फिलहाल निर्वाचन आयोग ने कर रखी है?
देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा सीटों में कल 13 मई को 8 लोकसभा सीटों पे चुनाव होना है। इनमें सभी सीटें मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल से आती हैं। और मालवा निमाड़ की बात करें तो ये इनमें ज्यादातर आदिवासी बेल्ट आता है। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी पहले ही चुनाव जीत चुकी है। जिस तरह का घटनाक्रम वहां राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय बम ने नामांकन वापस किया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि वहां पे मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का बसपा के प्रत्याशी संजय सोलंकी से है, लेकिन वो उन्हें मुकाबले से बाहर ही समझा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी वहां नोटा दबाने का लोगों से आह्वान कर रही है। इसके अलावा देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो 8 सीटें, उनमें जिन सीटों पे चुनाव हुए वह सभी अभी 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर प्रचार करके जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सभाएं ली हैं। और कल सुबह 7 बजे से जो वोटिंग शुरू होगी तो शाम को 6 बजे तक जब तक वोटिंग चलेगी, इस दौरान मध्य निश्चित तौर पर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। और कल का दिन वाकई में महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 96 सीटों पर क्या कुछ जो समीकरण बन रहे हैं, क्या कुछ स्थिति नजर आएगी, देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 96 सीटों पर चौथे फेज में वोटिंग होना है। और अब रुख करेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर और हुगली में रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि बंगाल में टीएमसी की सरकार में राम का नाम नहीं लेने दिया जाता है, रामनवमी नहीं मनाने दी जाती है और ये तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये सीएए का भी विरोध सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में संदेश खाली में यौन उत्पीड़न के मामले में कथित वीडियो पर कहा कि पहले टीएमसी की पुलिस ने बचाया, अब टीएमसी ने एक नया खेल शुरू किया है। टीएमसी के गुंडे संदेश खाली की बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है। और उन्होंने कहा कि यहां की तस्वीर बता रही है कि बंगाल में इस बार एक अलग माहौल है, कुछ अलग होने जा रहा है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस की वजह से पूर्वी भारत पिछड़ा रहा और मोदी इसकी विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के लोगों को मोदी की 5 गारंटी भी दी है और तमाम बातों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधते नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी की ताबड़तोड़ सभाएं जारी है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल पीएम मोदी पहुंचे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि अगर मोदी सरकार नहीं हारी तो देश को काले दिन देखने पड़ेंगे। उद्धव ने अपनी पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अच्छे दिन कभी नहीं आए, अब फिर से मोदी सरकार बनी तो काले दिन आएंगे। उद्धव ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बार बार पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, जबकि विपक्ष अपने देश के बारे में बोलता है। भाजपा अपनी पर चुनावी रैली में भगवान राम को लाती है, उनके पास विकास को लेकर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। शिवसेना नेता ने आगे कहा कि भारत के लोग अपने नेताओं का भविष्य तय करेंगे। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि अगर मोदी सरकार हारी तो देश का भविष्य शांतिपूर्ण होगा और लोकतंत्र फलने फूलने लगेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश को काले दिन देखने पड़ेंगे। अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, लेकिन काले दिन जरूर आएंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बचाना ही मोदी गारंटी है। बीजेपी अन्य पार्टी के लोगों को अपने खेमे में शामिल कर उनके भ्रष्टाचार को साफ कर रही है, वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रही है। उन भ्रष्ट लोगों को भाजपा ने सुरक्षा का आश्वासन दिया है। बीजेपी सभी भ्रष्ट लोगों को वैक्यूम क्लीनर की तरह अपने साथ जोड़ रही है, जो गंदगी को अपने अंदर खींच लेती है। कांग्रेस, शिवसेना और पूरा देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए मुंबई से ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, उद्धव ठाकरे एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए हैं और बयानबाजी का दौर लगातार हम देख रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और तमाम बातों को लेकर कहा कि तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं, मोदी सरकार, बीजेपी उनको अपने साथ ले रही है और उनको गंदगी अपने साथ ले रही है। तमाम क्या कुछ उन्होंने बातें कही, क्या कुछ उनकी बातों के मायने? राहुल, जैसे जैसे चुनाव अपने चरणों पे आ रहा है, समाप्त पे आ रहा है, उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जुबानी जंग तेज हो गई है। सामना मुखपत्र जो उद्धव ठाकरे के अपने घर से ही निकलता है, मुखपत्र जिसके संपादक संजय राउत हैं, तो उसी में इंटरव्यू देते हुए प्रधानमंत्री पे जोरदार जुबानी जंग की
उन्होंने बोला कि अगर भाजपा सरकार आ जाती है तो फिर से काले दिन आएंगे। अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन काले दिन जो चल रहे हैं वो हमेशा रहेगा। और जिस तरह से भ्रष्ट लोगों को वो लेती जा रही है, वैक्यूम क्लीनर ने एक नया नाम दिया, जो अभी तक वॉशिंग मशीन का नाम दिया जाता था कि वॉशिंग मशीन में घुल जाती है भाजपा के और सब लोग साफ हो जाते हैं। एक नया शब्द और जोड़ दिया उद्धव ठाकरे ने कि एक वैक्यूम क्लीनर की तरह खींच लेती है भाजपा और अपने अंदर समा लेती है। और इसको लेते हुए बहुत बड़े जोरदार उन्होंने एक तरह से चुनावी जंग की तरह जुबानी जंग ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार आई तो देश का लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और देश काले दिन को फिर से देखना पड़ेगा। अगर इंडिया गठबंधन बनती है तो फिर से अच्छे दिन आ जाएंगे और हमारी सरकार से लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। इसको कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि उद्धव ठाकरे एकदम फ्रंट फुट पे खेलने लगे हैं और उनकी जुबानी दिन तेज हो गई है। जिस तरह से बालासाहेब ठाकरे बोला करते थे, शायद उन्हीं के तर्ज को देखते हुए कहीं ना कहीं जिससे उद्धव ठाकरे एक न्यूट्रल माना जाता था, लेकिन अभी चुनाव में वो काफी तेज तर्रार नेता के रूप में उभरे और चुनावी जंग में जिस जवान का उपयोग की जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी को जिससे लगातार आक्रमण कर रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बाला साहब का उनकी झलक दिखने को नजर आ रही है। निश्चित तौर पर काफी अग्रेसिव मोड में नजर आए हैं और देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ सियासी पारा आगे गरमाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक करेंगे पांचवी और आखिरी खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किए और इस दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ का विधि विधान से दर्शन पूजन और जलाभिषेक भी किया। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो और नामांकन के क्रम में सीएम योगी काशी में है। रविवार की सुबह मुख्यमंत्री श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने विधि विधान से बाबा का पूजन अर्चन किया। बाबा की शरण में शीश झुकाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत की कामना की है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे, विधि विधान से पूजा अर्चना की है और तमाम बातें भी उन्होंने इस दौरान कही हैं। क्या कुछ उनके दौरे को लेकर अपडेट है? जी ऋषभ, बिल्कुल बताना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पे हैं। कल पीएम मोदी का नामांकन है और आज उसी उपलक्ष्य में योगी जी ने जो है वहाँ की तैयारियों का जायजा लिया है और आज सुबह उन्होंने काशी विश्वनाथ के शरण में विधि विधान से पूजन किया। उसके बाद काल भैरव में उन्होंने दर्शन किया और वहाँ पर बीजेपी की बड़ी जीत के लिए कामना मांगी। आपको बता दें कि कल पीएम का जो है वो रोड शो है, उसकी तैयारियों का जायजा लेने योगी आदित्यनाथ आज वहाँ पहुंचे हैं और कल करीब 11:45 पर पीएम अपने भाजपा कार्यालय से निकल के कलेक्ट्रेट में जाकर के नामांकन करेंगे। उससे पहले एनडीए की नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद नामांकन करेंगे। और ये बहुत ही भव्य आयोजन है जिसका योगी आदित्यनाथ आज वहाँ पे जायजा लेने पहुंचे थे और जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ वहाँ पे जायजा ले रहे हैं तो कल देखना ये होगा कि पीएम मोदी का रोड शो और जो सारे आयोजन है वो कितने ज्यादा खास होंगे और क्या मायने रखते हैं। निश्चित तौर पर कल का दिन भी महत्वपूर्ण रहेगा, सभी की निगाहें रहेंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम योगी काशी पहुंचे और इस दौरान पूजा अर्चना करते भी नजर आए हैं और ये 5 खबरें हमने आपको दिखाई जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की सभा का जिक्र हो या फिर उद्धव ठाकरे का तीखा बयान हो या इसके अलावा तमाम तरीके से सियासत जो गरमाई है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।